हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने शीतल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही मोटिवेशनल है। जिस स्टोरी में एक गोविंद नाम का व्यक्ति हैं जिनके 3 बेटे हैं। गोविंद के 3 बेटे, स्टोरी का नाम है गोविंद के 3 बेटे। तो मैं स्टोरी की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ कि एक गोविंद नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास 3 बेटे थे। बड़ा बेटा, छोटा बेटा और सबसे छोटा बेटा। तो बड़ा बेटा रमेश, दूसरा नंबर का बेटा सुरेश और तीसरे नंबर के बेटे का नाम महेश था। तीनों बेटे साथ में अच्छे से रहते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, धीरे धीरे करके समय बढ़ा और वे बड़े हो गए। फिर उनकी शादी हुई। सबसे पहले तो उनके बड़े बेटे का शादी हुआ और वे पढ़ाई लिखाई करके, वो दिमाग से बहुत तेज़ था बड़ा बेटा। तो वो पढ़ाई भी किया, पढ़ाई करने के साथ साथ उसने नौकरी भी किया। नौकरी करने के साथ वो नौकरी करके आता, छुट्टी के टाइम में वो खेतों में भी काम करता था। और दूसरा बेटा भी उस नॉर्मल था, बड़े बेटे से थोड़ा कम बुद्धि का था, लेकिन वो बहुत ही मेहनत करता था। वे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो खेतों में बहुत काम करता था और बहुत ही अच्छे से घर का काम भी करता, पढ़ाई काम, और सामाजिक था, बहुत ही सामाजिक था। कभी भी कोई भी उससे कोई भी काम कहता, कोई भी हेल्प मांगता तो वो सबकी मदद कर देता था। और तीसरा नंबर का बेटा जो सबसे छोटा था, जिसका नाम महेश था, वो बहुत ही कम बुद्धि का था और पढ़ा लिखा नहीं था। कम बुद्धि के कारण उसने पढ़ाई भी नहीं किया। पिता को बहुत चिंता होती थी कि मेरे 2 बेटे तो पढ़ लिख गए, नौकरी भी करते हैं, खेतों में काम भी करते हैं। तीसरे नंबर का बेटा तो मेरा सबसे कमज़ोर है, जो पढ़ाई भी नहीं किया है और ना ही कि उसका मन कहीं लगता ही नहीं है, कोई काम नहीं करता है। तो उसने सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं। बहुत चिंतित होता था। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसे पहलवानी करवाऊं। उसमें ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस इससे आराम से खाना खाना रहेगा और विटामिन्स की चीज़ें खा खा के बॉडी बनानी रहेगी और पहलवानी करनी रहेगी, जिससे कि इसका भी लाइफ सेट हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने तीसरे बेटे को कहा कि बेटा तू पहलवान बन जा, और प्रैक्टिस के लिए उसे रोज़ भेजता था। और वो भी खुशी खुशी पिता की आज्ञा का पालन करता, रोज़ जाता, खेतों में भी थोड़ा बहुत मेहनत करता, फिर दूध पीता, फ्रूट्स खाता, खाना खाता, खूब सारा खाता और खूब मेहनत करता था अपनी बॉडी बनाने के लिए। एक अच्छा सा पहलवान बन गया था। बहुत फेमस तो नहीं था, लेकिन फिर भी कई गाँवों में उसकी चर्चा होती थी कि भाई बहुत अच्छा पहलवान है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे समय निकला, सभी बच्चों की शादी हुई। 2 बड़े बच्चे की शादी हुई, फिर दूसरे नंबर के बच्चे की शादी हुई। दोनों की जब पत्नियां आई तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मेरे पति कमाते हैं, हम दोनों के पति कमाते हैं, फिर खेतों में भी काम करते हैं, और ये तीसरे नंबर का है जो कुछ करता भी नहीं है, बस खाता पीता है, मौज मस्ती करता है और कुश्ती लड़ता रहता है। आए दिन तीनों भाभियाँ कोई ना कोई बात लेकर के गोविंद से लड़ाई करती और कहती कि अब हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे, ये तो बस खाता रहता है और कुछ भी नहीं करता है, और हमारे पति मेहनत करे और ये मुफ्त का भोजन उड़ाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग इसको अलग कर देंगे, आप इसको लेके अलग हो जाइए, आप जैसे मन वैसे रखिए इसको, मुझे नहीं मतलब। भाभीयों की बातें सुन कर के उसे बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करता। फिर उसने सोचा कि चलो, जैसे 2 बेटे की शादी किया है मैंने, इसकी भी शादी कर देता हूँ। तो वो दूर दूर तक गांव में जाता, लोगों से पूछता कि अरे मेरे बेटे की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की मिला दो। तो दूर दूर जाने के बाद उसे एक अच्छी लड़की मिल गई जो 16 विद्याओं की जानकार थी और बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि मिल गई जो 16 विद्याओं की जानकार थी और बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो दोनों बहुएं उसके आगे कुछ थी ही नहीं। फिर गोविंद को लड़की पसंद आ गई। उसने लड़के को भी दिखाया अपना। लड़का तो पढ़ा नहीं था, लेकिन शरीर से तो बहुत ही स्मार्ट हैंडसम था। तो लोगों को लगा कि चलो भाई बहुत अच्छी जोड़ी है,
लड़का भी सुंदर, लड़की भी सुंदर, गांव का घर, खेती भी है, सब कुछ है। गोविंद पैसे वाला भी था। तो लोगों को शादी अच्छी लगी और उसके माँ बाप को भी अच्छी लगी और उसने शादी कर लिया। अब शादी कर लिया, शादी के बाद जीवन बड़े सुखी से बीत रहा था। फिर भाभीियों को बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे ये क्या, ये तो सबसे सुंदर आ गई, हम लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं और ये 16 विद्या जानती है, इसे तो बहुत घमंड होगा अपनी पढ़ाई पर, अपनी सुंदरता पर। तो उन्होंने सोचा इसको नीचा दिखाया जाए। दोनों भाभी एक साथ हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, अब हम लोग अलग रहेंगे, अब हमें अलग कर दीजिए। आपने कहा था ना कि शादी हो जाएगी तो अलग हो जाएंगे, तो अभी शादी भी हो गई है, पत्नी आ चुकी है, अब अलग कर दीजिए पिताजी हम लोगों को। तो पिताजी को भी लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, पत्नी आ गई है, बुद्धिमान पत्नी मेरे मूर्ख बच्चे को मिल गई है, जीवन तो आराम से सेट हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, बंटवारा हो जाता है। गांव के लोगों को बुलाया उसने और सारी चीज़ों का बंटवारा कर दिया। खाना पीना, बर्तन, जगह, सबका बंटवारा हो गया। 2-3 महीने बड़े अच्छे से गुजरे क्योंकि पहलवान बहुत खाता था। तो जितने राशन थे, जितने गेहूँ चावल जो भी थे, वो 3 महीने के अंदर सब खा गया। पूरे 1 साल का अन्न जो था उस पहलवान ने अपने हिस्से का जो था उसको उसने खा लिया, अब ख़त्म हो गया। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि अरे ये क्या, पूरे 1 साल का खाना इसने 3 ही महीने में ख़त्म कर दिया, और ऐसे कैसे जीवन चलेगा। एक तो ना तो ये कमाता है, ना ही कोई किसी भी तरह से धन आने का स्रोत ही नहीं है, ऊपर से इतना खाता है, ऐसे कैसे चलेगा। उसने अब पति को ताना मारना शुरू कर दिया, क्यों जी आप बैठे रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं, ऐसे कैसे चलेगा जीवन, बताइए, जितना खाना था सब खत्म कर दिया, अब बताइए आपको खाने को भी नहीं मिल पाएगा, मैं भी आपको खाना था सब खत्म कर दिया, अब बताइए आपको खाने को भी नहीं मिल पाएगा, मैं भी आपके साथ भूखी ही रहूँगी, लोग क्या सोचेंगे। 3 महीने में ही अलग होते ही समय कैसा पलट गया, कैसे अलग होते ही ये तो पूरे गरीब हो गए, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो नई नई दुल्हन आई हूँ। ऐसा कह के उसको रोज़ ताने मारती, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो बोलता था कि अरे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मुझे नौकरी करने नहीं आता, हाँ एक काम अच्छे से मैं कर सकता हूँ। बोली वो क्या, अरे मैं अच्छे से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, पहलवानी कर सकता हूँ। पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आता, अरे इस ज़माने में, पढ़े लिखे ज़माने में जहाँ लोग नौकरी करते हैं, तेरे पहलवानी को कौन पूछता है, बहुत सारे पहलवान हो चुके हैं, तेरी पहलवानी का कोई मतलब नहीं है, तू नौकरी करने का सोच, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें नौकरी करना ही पड़ेगा। अब वो रोज़ सोचता, आए दिन सुनते सुनते कभी भी झगड़ा भी हो जाता, तो वो गांव में जाकर बैठ जाता, कुछ देर समय बिता कर आ जाता, फिर वो पूछती क्या तुमने कोई नौकरी को ढूंढा, कहीं गए थे, बोलता हाँ हाँ जाता हूँ लेकिन कहीं कुछ मिलता ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी ही नहीं मिलती। ऐसे बहाना कहना से टालता था। एक दिन पत्नी को बहुत गुस्सा आया, उसको लगा कि ये ज़रूर मुझे मूर्ख बना रहा है, ये जाता कहीं नहीं है और मुझे ऐसे ही बातों में टाल देता है, और मैं जाकर ढूंढूंगी भी नहीं कि कहाँ गया, किससे बात करता है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। वो आए दिन यही काम करने लगा। फिर एक दिन उसने बहुत गुस्सा किया और उसने कहा कि जाओ तुम राजा के यहाँ जाओ और वहाँ जा कर के काम मांगो। उसने कहा कि राजा के यहाँ, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ राजा के यहाँ। उसने किराया भी दिया, जाओ यहाँ के राजा के यहाँ जाओ। तो बोला मैं जाऊँ पर नौकरी कौन सा मांगूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। उसने कहा कह देना महाराज मुझे लखटकिया की नौकरी पर रख लीजिए, क्योंकि मैं तो लखटकिया हूँ। तो उसने कहा कि क्या लखटकिया की नौकरी इस ज़माने में मिल जाएगी। बोले महाराज के पास जाओ तो सही, पहले तुम जाओगी तब तो काम मिलेगा ना। फिर उसने किराया दे दिया, रास्ते के लिए खाना दे दिया बना करके। जाते उसने कहा कि क्या लखटकिया की नौकरी इस ज़माने में मिल जाएगी। बोले महाराज के पास जाओ तो सही, पहले तुम जाओगी तब तो काम मिलेगा ना। फिर उसने किराया दे दिया, रास्ते के लिए खाना दे दिया बना करके। जाते दोपहर हो गई। फिर उसने खाना खाया। फिर पत्नी की डांट याद करके किसी तरह वो महल में गया। महल के द्वार पर पहुँचते ही लोगों ने कहा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा जाके कह दीजिए महाराज से मैं लखटकिया हूँ, लखटकिया। उसने कहा लखटकिया, ये तो कभी नहीं ऐसा कोई व्यक्ति आया था। उसने कहा द्वारपाल से जाके कह दो कि एक लखटकिया आया है, महाराज आपसे मिलना चाहता है। तो द्वारपाल ने जाके कहा महाराज एक लखटकिया आया है। महाराज ने कहा लखटकिया आया है, अच्छा ठीक है उसे अंदर तो भेजो। अब जैसे ही वो अंदर गया तो उसने कहा कौन हो तुम, कहाँ से आया। उसने कहा महाराज मैं गोविंद का बेटा हूँ,
मैं गांव से आया हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे अपने घर लखटकिया के पोस्ट पर रख लीजिए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लखटकिया इस ज़माने में। उसने कहा, हाँ महाराज। लखटकिया बोला, क्या क्या काम कर सकते हो? उसने कहा, महाराज जो काम आप न कर सकें, आपके मंत्री न कर सकें, आपके राज्य का कोई व्यक्ति न कर सके, वो काम मैं करूँगा। तो राजा को पसंद आ गया बात, लेकिन फिर भी उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने मुझे मूर्ख बनाने का सोचा हो और मैं इसे रख लूँ और 1 लाख रुपया रोज दूँ, प्रतिदिन 1 लाख रुपया भी लेगा। तो उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा, मंत्री जी ज़रा देखिए तो सही, क्या कोई राजा किसी लखटकिया को रखा है क्या? उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ, पहले तो मैं आपके पिताजी की वही उनकी डायरी में देख लेता हूँ, हो सकता है उन्होंने भी कभी रखा हो। तो उन्होंने देखा कि अरे महाराज ने भी तो एक लखटकिया रखा था। तो कहा, अच्छा, अरे महाराज आपके पिताश्री तो 1 लखटकिया रखे थे। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं भी इसे रख ही लेता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया मिलेगा तो तुम आराम से खाओगे पियोगे, लेकिन काम के टाइम में तुम्हें आलस्य नहीं करना है। बोला, नहीं महाराज, मुसीबत वक्त मैं हर वक्त तैयार रहूँगा, आप मुझे नौकरी दे दिए हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है। अब मैं जाऊँ महाराज, क्या मैं नौकरी पर कल से आ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से ही तुम आ जाओ। अब वो अपनी पत्नी के पास गया, गांव में बड़ी खुशी के साथ गया और पत्नी का दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बोला, क्या हुआ, नौकरी की बात हुई, राजा मिला? बोले, अरे माँ भाग्यवान, राजा मिला क्या, उसने तो मुझे नौकरी ही दे दी। नौकरी क्या भाग्यवान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मुझ जैसे अनपढ़ को लखटकिया की नौकरी कौन देता। बोली, अच्छा अच्छा मेरी बुद्धिमान पत्नी, ज़रा जल तो पिलाओ, फिर मैं आगे का बात बताता हूँ। तो उसने जल ला के दिया लोटे में पीने के लिए। वो लोटे में जल पी कर कहा, अरे भाग्यवान, मेरे कपड़े उपड़े सही कर दो, मुझे कल सुबह से ही काम पर लग जाना है, वहाँ पे जाना है महल में, मेरे कपड़े सही कर दो। उसने कहा, ठीक है स्वामी, मैं तो कर ही दे रही हूँ। उसने जल्दी जल्दी कपड़े को धुला, प्रेस किया, एकदम सही करके सुबह में उसको नाश्ता बना करके दे दिया। कपड़े पहना के कहीं जाइए जाइए पतिदेव, अच्छे से नौकरी करिएगा, ताकि रोज की रोज 1 लाख टके पैसे मिले और हम लोग की गरीबी भी दूर हो जाए। उसने कहा, हाँ हाँ भाग्यवान, ऐसा ही होगा, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अब वो चल दिया। उसके बाद से चला गया, जाते जाते दोपहर हो गई। राजा ने कहा, अरे लखटकिया, तू इतने देर से आया है, सारे मंत्री सारे सैनिक सुबह सुबह ही आ गए, तू ऐसे आएगा तो क्या होगा? भले ही तुम नहीं काम करता है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है टाइम पर आने का। उसने कहा, अब मैं क्या करूं महाराज, गांव मेरा बहुत दूर है, कोई साधन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है जाओ। और उसके बाद उसने राज दरबार में बैठा, उस दिन आराम से खाया पिया, उसको राजा ने भोजन भी कराया। फिर दिन भर बैठा, फिर शाम को चला गया घर। फिर शाम को गया, पत्नी के साथ बात किया। उसने कहा कि महाराज बोल रहे थे इतना देर से क्यों आए हो, सब लोग तो सुबह सुबह आ गए, तुम तो ऐसे दोपहर में आओगे तो तुम्हारा आधे दिन का काम माना जाएगा। उसने कहा, पत्नी ने कहा कि ऐसा है, तुम कह दो महाराज महाराज मेरा घर बहुत दूर है, मैं पैदल आता हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, और महाराज मैं ऐसे ही आ पाऊँगा, नहीं तो आपके पास तो इतने सारे महल हैं, मुझे किसी कोने में एक कमरा दे दीजिए, मैं वहीं पड़ा रहूँगा और मैं टाइम पर आता रहूँगा। राजा को ये बात बड़ी पसंद आई। फिर राजा ने सोचा कि ये तो लखटकिया है, 1 लाख रुपया तो मैं इसे रोज ही देता हूँ, फिर मैं इसे खराब कमरा क्यों दूँ, जैसा पोस्ट वैसा इसको फ्लैट भी देता हूँ। उसने कहा, तुम हमारे शाही बाग में रहो, शाही बाग का जो कमरा है मैं उसे खुलवाए देता हूँ, वहीं पर रहो आराम से, बगिया का आनंद लेना, सुंदर फूल फल भी लगे हैं। उसने कहा, जो जैसी आज्ञा महाराज। उसने तुरंत चाबी दिलवाया सैनिकों से और चाबी खोलकर वो गया, आराम से देखता है वहाँ बिस्तर भी लगा हुआ है, बड़े प्यार आनंद से वहाँ सोया। और अब रोज ऐसे ही आराम से सोता खाता पीता, सुबह उठता, मॉर्निंग वॉक करता, फूलों में की गार्डन में अपना घूमता,
फल अगर फल रहे हैं तो मौसम वाले तो वो तोड़ के खाता। ऐसे ही उसके दिन सुख से बीतते गए। 1 लाख रुपया रोज पाता गया और अपने घर पर पहुंचाता गया। ऐसी पत्नी भी बड़ी धनी होती गई, बहुत धन हो गया। अब उसकी जिठानियाँ सब जलने लगी। पिता को तो बहुत आनंदित हुआ कि अरे कोई बुद्धिमान लड़की को लाने का यही फल है। उसने कहा पिताजी पिताजी आपने तो मुझे बहुत ही खराब दिया था, बहुत ही खराब बेटा दिया था, लेकिन भगवान की कृपा और अपनी बुद्धि से आज मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं भी किसी को कुछ दे सकती हूँ, इतना धन मेरे पास भी आ चुका है। उसने कहा हाँ बहू, इसीलिए तो मैं तुझे अपने घर लाया हूँ, क्योंकि तेरी बुद्धि और सुंदरता तो सभी देख के मोहित हो जाते हैं। तो अब रोज़ रोज़ एक दिन राजा के मन में आया, ये कहता है गांव बहुत दूर है, गांव बहुत दूर है, और अपनी पत्नी की बड़ाई करता है। महाराज मेरी पत्नी तो बहुत ही बुद्धिमान है, उसी की वजह से तो मैं नौकरी पाया हूँ, उसी की वजह से मैं जीवन में जो कुछ भी कर पाता हूँ, मेरी पत्नी ही की तो बुद्धि देती है। मेरी भाग्यवान सुंदरता तो सभी देख के मोहित हो जाते हैं। तो अब रोज़ रोज़ एक दिन राजा के मन में आया, ये कहता है गांव बहुत दूर है, गांव बहुत दूर है, और अपनी पत्नी की बड़ाई करता है। महाराज मेरी पत्नी तो बहुत ही बुद्धिमान है, उसी की वजह से तो मैं नौकरी पाया हूँ, उसी की वजह से मैं जीवन में जो कुछ भी कर पाता हूँ, मेरी पत्नी ही की तो बुद्धि देती है। मेरी भाग्यवान पत्नी मुझे आगे बढ़ाती है, सब कुछ मार्गदर्शन। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो मुझे भी अपनी पत्नी से मिलवा दो। अब सोचता था मेरा गांव तो गरीब है, गरीब जैसा घर है, उतना अच्छा घर अभी नहीं था, क्या मैं ले जाऊं महाराज को। अब रोज रोज महाराज कहते थे अरे ओ लखटकिया, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा महाराज ले चलूँगा ले चलूँगा। ऐसे करते करते 1-2 महीने उसने टाल दिए। अब महाराज को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तुझे नौकरी दिया और तू मुझे ही टालता है। अरे लखटकिया, आज तो मैं तुम्हारे घर जाके ही रहूँगा। महाराज ने कहा, तो उसने कहा अच्छा महाराज चलिए। फिर मंत्री कहा अरे महाराज आप क्यों जाते हैं अकेले, मैं भी चलता हूँ, हम दोनों चल के देखते हैं कैसी पत्नी है, कैसा घर है। अच्छा तो ठीक है, आप दोनों ही लोग चलोगे। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों लोग ही चलेंगे। अब वो दोनों लोग चलते गए। और राजा तो रथ में बैठे थे, वो तो पैदल पैदल आता था तो ज़्यादा समय लगता था। राजा के रथ में बैठने पर उसे और आनंद आया कि अरे अरे देखो देखो, मैं यहाँ पैदल आता था कितना समय लगता था, और महाराज के रथ में बैठ के कितना आनंद आ रहा है। फटाक से गाँव आ गया, और गाँव आ गया, गाँव के गेट पर उस रुका, और उसके बाद से आते आते रात हो गई, रात ज़्यादा हो गई क्योंकि भाई गांव दूर था। उसके बाद से उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। राजा ने कहा देखा, अरे वाह इतनी सुंदर। उसने कहा आप लोग कौन है। लखटकिया ने कहा अरे अरे भाग्यवान, ये मेरे महाराज हैं, इन्होंने ही तो मुझे नौकरी दिया है, और ये मंत्री जी हैं। बोले अच्छा अच्छा अंदर आइए, आप लोग का स्वागत है मेरे घर में। बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद से जल्दी से खाट बिछाई, और उसके पास कुछ था नहीं, एक खाट था, एक दरी था, उसी दरी पर उसको बिठा के और उसने कहा महाराज आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए खाना बनाती हूँ। और उसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो पानी पिलाई, शरबत पिलाई, उसके बाद से उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। अब जब खाना बनाती है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, फिर खाना खुद ही परोसती है क्योंकि उसके घर तो कोई नौकर ही नहीं था। तो वो खाना खिला रही है बना के गरम गरम स्वादिष्ट खाना, और राजा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। आहा क्या स्वादिष्ट खाना है, और लाओ, और खूब खिलाता लखटकिया। और उसकी पत्नी भी ला के देती महाराज, और खाइए वो खाइए, वैरायटी के खाना। और ऊपर से खाता गया और उस लखटकिया की वाइफ को देखता गया। इतनी सुंदर, उसने मन ही मन सोचा कि अरे हमारी रानी तो इसके आगे पानी भरे, अरे वो तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत रईस तो रानी होनी चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। राजा के मन में ऐसा विचार आया कि सुंदरता देख के उसके मन में यही भाव आ गया। और फिर रात में विश्राम किया, खाया पिया सोया, और सुबह कहा कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं। लखटकिया ने कहा चलिए महाराज अब महल चलते हैं। और उसने कहा हाँ क्यों नहीं, अब महल चलते हैं। तीनों बैठ कर के आराम से रथ में महल में आ गए। महल में आने के बाद मंत्री ने कहा महाराज लखटकिया का पत्नी तो बहुत खूबसूरत है,
उसने कहा, अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगी मंत्री जी, कि वो सुंदर परी तो मेरे पास होनी चाहिए, महल में उसको जगह होना चाहिए, वैसे छोटे घर में नहीं। उसने कहा, अरे छोड़िए महाराज, ये तो भाग्य भाग्य की बात है, हमारी महारानी जी थोड़ी कम थोड़ी है। तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर जब से मैंने उसको देखा है मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे तो बस वही चाहिए, लकटकिया की पत्नी। उसने कहा, अरे महाराज क्या कहते हैं, लकटकिया सुनेगा तो ऐसी आसानी से थोड़े वो अपनी पत्नी को दे देगा आपको, कोई उपाय सोचा जाए जिससे कि लकटकिया को हटा दिया जाए। लकटकिया जब नहीं रहेगा तब जा कर के हम लोग उसकी पत्नी को अपना लेंगे, उसको कुछ ऐसा सजा दिया जाए, ऐसा काम दिया जाए जिससे कि वो दूर जाए और वहाँ से आ ना पाए, और आ भी जाए तो इतना कम टाइम दिया जाए कि आ भी जाए तो आते आते देर हो जाए, जिससे हम लोग कह देंगे कि तुम्हें फांसी का सजा देंगे अगर टाइम के अंदर नहीं आओगे। ऐसा कह के मंत्री ने जाल बिछाया। संयोग से राजमाता बीमार हो गई। राजमाता की बीमार हो गई, बहुत सारे वैद्य आए, उनको दिखाएं, चेक किए, दवा पिलाएं। राजमाता के शरीर में भयंकर दर्द होता था, वे दर्द से परेशान रहती थी, कोई औषधि काम नहीं करती थी। तो मंत्री ने सोचा, क्यों न इनकी बीमारी का ही बहाना बना के लकटकिया को भेज दिया जाए कहीं। उसने सोचा, एक वैद्य को बुलाया और वैद्य को कहा, वैद्य जी आप राजमाता को देखिए, चेकअप करिए, लेकिन इनकी बीमारी तो कोई वैद्य नहीं ठीक कर पाया, तो आप भी क्या करेंगे, आप कोई ऐसी मुश्किल चीज़ बता दीजिए जिससे कि कह दीजिए कि वो चीज़ आएगा तभी राजमाता ठीक होंगी, और वो मुश्किल चीज़ में आप कह देंगे तो मैं मंगवाने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले उसने उसको 1 लाख मोहरे दे दिया। अब वैद्य तो एकदम खुश, इतने पैसे मिल रहा है खाली इतनी बात कहने के लिए, समझ गया मंत्री का बहुत फ़ायदा है, तभी तो मुझे इतना पैसा देता है। फिर उसने ले लिया और गया, नब्ज़ देखा, उसने कहा कि महाराज बोले, हाँ हाँ बताइए मेरी माँ ठीक हो जाएगी। बोले, दर्द तो बहुत भयंकर है, इतने वैद्य ना ठीक कर पाए तो मैं क्या ठीक कर पाऊँगा, लेकिन हाँ महाराज एक इलाज है। बोले, महाराज ने कहा, कौन सा इलाज है? उसने कहा, उदबिलाऊ। अगर 4 उदबिलाऊ आ जाए, 3 ही आ जाए तब भी महाराज, 3 उदबिलाऊ आ जाए और उन उदबिलाऊ का तेल निकलवा दिया जाए और उन तेल को राजमाता को लगाया जाए, उस तेल से मालिश की जाए तो राजमाता बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उदबिलाऊ मिलेंगे कहाँ? उसने कहा, हिमालय की चोटियों पे जाना पड़ेगा, बहुत खतरे की बात है, बड़ी ठंडक पड़ती है वहाँ, उसी जंगलों में उदबिलाऊ रहते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप मंगवा सकते हैं तो ज़रूर मंगवाइए राजमाता के लिए। अब भाई वो माँ से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कह दिया। अब उनको क्या पता था कि ये चाल मंत्री का है, उसने ऐसा कहवाया है। तो उसने कहा, मंत्री जी उदबिलाऊ को आप जानते हैं? उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, जानता तो मैं भी हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर राजवैद्य कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं होते हों। लिखा, हाँ बता रहे हैं हिमालय की चोटी पर के जंगलों पर रहते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, बड़ी ठंड रहती है वहाँ, जंगल में भयंकर जीव जंतु भी होते हैं, सांप वाप भी होते हैं, बहुत ही मुश्किल जगह है। तो बोला, अरे महाराज ऐसी ही मुश्किल जगह की तो हमें ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, क्या बात करते हो मंत्री, कौन जाएगा ऐसी मुश्किल जगह पर? तो उसने कहा, अरे महाराज, हमारा लकटकिया जो बैठे बैठे दिन रात खाता है, 1 लाख रुपया मुफ्त का रोज़ ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? उसे भेज दीजिए महाराज और कह दीजिए कि 3 उदबिलाऊ लेकर के आएगा तो ही महारानी राजमाता ठीक होंगी, और 1 महीने के अंदर उदबिलाऊ को लेके आना। यदि उदबिलाऊ नहीं आया तो तुम्हारा हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे, फांसी की सजा दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है महाराज। वो चल पड़ा। पहले सोचा क्या करना है, इतना हिमालय कौन सा दूर है, चला जाऊंगा। 2-3 दिन उसने बड़ा आराम किया। उसने कहा, फिर राजा मंत्री ने कहा, अरे महाराज वो ऐसे सोएगा, आराम से खाएगा तो जाएगा कब? जाइए जाइए, उस पर जिद करिए और कहिए, आज के आज निकलो, मेरी राजमाता का हालत बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है और तू आराम कर रहा है, इसलिए आज के आज उसको भिजवाइए।
उसको सोचने का मौका मत दीजिए कि ये षड्यंत्र है, और जाइए ना प्रेशर बनाइए उसके ऊपर। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, हाँ। तो खुद उसके महल में चला गया, अगर अपने बगीचे में, और उसने कहा लटकिया लटकिया। उसने दरवाज़ा खोला, बोला क्या है महाराज? कहा अरे लटकिया तू आराम से सो रहा है, हैं? और हमारी माता वहाँ परेशान है, राजमाता की तबीयत बहुत नाजुक है। लटकिया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो ना, तुम बहुत काम कर सकते हो, तुम जाओ जल्दी से जल्दी हिमालय की चोटियों से 3 ऊँट लेकर के आ जाओ, जिससे कि हमारी माता जी ठीक हो जाए। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं अभी चल जाता हूँ। उसने मीठी मीठी बात राजा के मुंह से सुना, बहुत अच्छा लगा कि राजा मुझे इतना सम्मान दे रहा है। ठीक है मैं अभी के अभी जाता हूँ महाराज। वो चल पड़ा जंगलों की तरफ। चलते चलते बहुत सारे जंगल मिले, लेकिन हिमालय की चोटियों तक वो जा न सका। जाते जाते कई दिन बीत गए, महीनों बीतने वाले थे। अब उसको लगा कि अरे ये क्या मैंने किया। बिना सोचे समझे मैं चला आया, अपनी बुद्धिमान भाग्यवान से तो कुछ पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं शरीर दौड़ा रहा हूँ। चलो चलो, इन्हें क्या पता कि मैं कहाँ आया हूँ, और मैं जा रहा कुछ दिन और ढूंढ लूँ, उसके बाद अपनी पत्नी से ही जाके पूछ लूँगा। इधर लटकिया चला गया, जंगल जंगल घूमता था। इधर महाराज आ गए। महाराज अपना राज्य छोड़ करके रात के टाइम में महाराज आ गए। उन्होंने कहा, खटखट दरवाज़ा खटखटाया। लटकिया की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, आप कौन? अरे मैं महाराज हूँ, तू भूल गई क्या? तुमने मुझे खाना खिलाया था इतना अच्छा स्वादिष्ट, मैं तुम्हारे पति का महाराज। अच्छा अच्छा महाराज, हाँ तो महाराज किस लिए आए हैं? बोला ऐसे ही चला आया हूँ, बस इच्छा हुआ, ये अंदर आने को नहीं कहोगी? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बरामदे में बैठ जाइए, मेरे पति अभी घर में नहीं है, तो आप बरामदे में ही बैठ जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों बरामदे में बैठूं, मैं इस देश का राजा हूँ, तू मेरा अपमान कर रही है। अरे मुझे तो लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, तो मुझे कहती है बरामदे में, मैं नहीं बैठूंगा। तो रानी था वो लटकी की पत्नी ने समझ लिया कि ये आदमी की भी नीयत गंदी है, ये राजा अच्छा नहीं है। अगर ये सब शरीफ होता तो वहीं बैठता, ये अंदर आने को कह रहा है। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है महाराज, ज़रा बैठिए तो सही, मैं आपके लिए कुछ खाना वाना का इंतज़ाम कर लूँ, खा पी लीजिए फिर आराम से अंदर आइएगा। उसने कहा कि ठीक है। तब तक इधर खाना बनाने लगी, उधर उसने आदमियों को बुला के 50 फीट कुआं खुदवा लिया। जब तक खाना बनाती, खिलाई पिलाई, शाम हो गया, तब तक 50 फीट का कुआं खुदवा दिया उसने कमरे में अपने। और उसके बाद उस पर एक खाट बिछवा दिया। खाट बिछवा दिया, सूत का खाट था, जिस पे बैठते ही कोई भी उस कुएं में गिर सकता था, ऐसा उसने खाट लगवाया। ऊपर से दरी बिछवा दिया और उस कुएं के ऊपर ऐसे रख दिया। और उसके बाद से कही महाराज आपने खाना तो खा लिया है? बोला हाँ, अब आइए इस पर आराम से सो जाइए। और जैसे ही उस खाट पे महाराज बैठे, दम से कुएं के नीचे गिर गए। उसने कहा अरे ये क्या कर दिया, ये कैसे खाट लगाया था तुमने? मैं तो कुएं के अंदर ही गिर गया। उसकी पत्नी ने कहा हाँ ठीक है, आप यहीं पड़े रहो। उसके बाद से अपना सारा काम वाम की, राजा उसी में पड़ा रहा। फिर सुबह हुआ, उधर लटकिया परेशान हो, वो जंगलों में भटक रहा है। इधर सुबह हुआ तो उसने कहा कि अरे मुझे कुछ खाने पीने को नहीं दोगे? उसने रोटी बनाया और एक घड़े में पानी, और एक अपने भतीजों से कहा कि एक आदमी आया है, भतीजों मैं तुम लोग को 50 मोहर रोज़ दूंगी, रोज़ 50 मोहर मिलेगा तुम लोगों को। बोला अच्छा अच्छा 50 मोहर, बोलिए चाची क्या काम है? उसने कहा एक आदमी कुएं में पड़ा है, उसको निकाल के 50 कोड़े मारना है, और मार करके उसको फिर कुएं में गिरा देना है, और गिरा करके उसके बाद से एक रोटी और घड़े में पानी रस्सी से गिरा देना है, ताकि वो खा ले रोटी और पानी। उसने कहा बस इतना करना है, मैं तो कर ही लूँगा चाची। ठीक है चाची, मैं कर लूँगा। उसके बाद में उसने क्या किया, वो जैसे ही राजा है ताकि वो खा ले रोटी और पानी। उसने कहा बस इतना करना है, मैं तो कर ही लूँगा चाची। ठीक है चाची, मैं कर लूँगा। उसके बाद में उसने क्या किया, वो जैसे ही राजा वो हुआ,
बाहर आया, उसने उसको रस्सी डाला। राजा सोचा कि अब तो हमको कुछ खाने पीने को मिलेगा, स्वागत सत्कार होएगा, इसलिए रस्सी डाल के ऊपर बुला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, रस्सी डाल करके ऊपर बुलाया, फिर भतीजों ने उन्हें 50 कोड़े मारे। 50 कोड़े मार खाने के बाद उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, कुएं में पुनः गिरा दिया। गिरा देने के बाद उसके बाद उसे एक रोटी एक छोटे से घड़े में बांध के पानी डाल दिया। अब राजा जी बहुत दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन भूख लगी थी, तो वो एक रोटी, सूखी रोटी खा कर पानी पी करके कुएं में पड़े रहे। अब मंत्री को लगा कि महाराज के गए कई दिन हो गए, अरे भाई उसने तो बहुत मज़ा कर लिया, हाँ मैं भी चलूँगा। सुंदर लकटकिया की पत्नी के मुंह में लगता वो ऐसे फंस गए कि आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी जाऊंगा। वो भी अपना चल दिया। आते आते वो भी रात के टाइम में आया। रात के टाइम में आया, दरवाज़ा खटखटाया। लकटकिया की पत्नी ने कहा, आप कौन, कहाँ से आया? उसने कहा, मैं राजमहल से आया, मैं मंत्री हूँ। बोला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ याद आया, आप आए थे एक बार। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए मेरे पति बाहर है, आप उसी बरामदे में बैठ जाइए। मंत्री ने कहा, क्या बतती हो, मैं और राज दरबार का मंत्री बरामदे में बैठूं? मैं क्या कोई नौकर हूँ तुम्हारा जो मैं ऐसे बैठ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूँगा, मुझे अंदर बुलाओ। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, अंदर आ ही जाइए। अंदर उसने एक जगह बैठाया। उसके बाद से कहा, अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। खाना बनाने का बहाना करके वो अंदर चली गई। उसके बाद से उसको कहा, आइए मंत्री जी, इस खाट पे बैठ जाइए। जिस खाट पर टूटी हुई खाट थी और उस पर दरी उसने डाल दिया था मखमल की, इससे उसको लगा कि अरे वाह, मुझे मखमल की दरी पे बैठा रही है, बड़ा स्वागत है। और जैसे ही वो बैठा, फटाक से नीचे गिर गया कुएं में, राजा की गोद में जाके गिरा। राजा ने कहा, अरे मंत्री तुम क्यों आ गए? मंत्री जी यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, अरे महाराज, आपकी इतनी दयनीय स्थिति, आप कुएं के अंदर क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अरे मेरी बात छोड़ो, तू बता तू क्यों चला आया? कहा, अरे महाराज, आप इतने दिन से नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कोई खतरे की बात हो गई क्या? मैं तो आपका पता लगाने आया था। तो अरे राजा ने कहा, अरे ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए था। अरे राजा नहीं था तो मंत्री का कर्तव्य होता है राज्य देखने का, और तुम तो बहुत ही गलत काम किए, तुम राज्य छोड़ करके खुद ही आ गए। बोला, अरे महाराज, अब तो आ ही गया हूँ, अब क्या करूँ? लेकिन महाराज ये सब क्या है? इसने बुलाया, खाट पे बिठाया और हम लोग ऐसे ही नीचे। उसने कहा, ऐसे ही इसने मेरे साथ भी किया था। अच्छा आगे क्या होगा? बोला, आगे क्या कहानी तो तुम खुद ही जान जाओगे, अब आ ही गए हो तो आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हारा पता चल जाएगा क्या होगा। उसने कहा, क्यों, क्या कोई स्वागत सम्मान होगा? मतलब वो तो पता ही चल जाएगा कितना स्वागत सम्मान होगा। और उसके बाद सुबह हुआ, भूखे पेट मंत्री बेचारा खाने के नाम पर इंतजार करता रहा, अब खाना मिलेगा, अब खाना। कोई खाना वाना नहीं मिला, रात भर सूखे पेट, नींद भी नहीं आती थी। आराम से कहाँ बखबल के बिस्तरों पे सोता था, कहाँ कुएं में मच्छर काट रहे हैं, सीलन भरी जगहों पे बैठा हुआ है। सुबह हुई तो रस्सियाँ पड़ी, एक से महाराज को निकाला, दूसरे को रस्सी को डाल के मंत्री को निकाला। पहले उसने महाराज को निकाला, 50 कोड़े मारी, फिर नीचे गिरा दिया, फिर मंत्री को निकाला। उसकी चाची ने कहा, लकटकिया की पत्नी ने कहा कि इसे 100 कोड़े मारना, ये बहुत बदतमीज है। हाँ, 100 कोड़े मारने के बाद उसके बाद नीचे गिरा देना और इसे भी वैसे ही रोटी पानी दे देना। तो भतीजों ने कहा, हाँ चाची, हम ऐसा ही करेंगे। कोड़े लिए, 100 कोड़े उसको मारे, मार करके कुएं में गिरा दिए। और गिरा करके उसके बाद लोटे में मिट्टी के लोटे में पानी, एक रोटी भी डाल दिया। अब दोनों एक एक रोटी खाएं और पानी भी पी करके कहें, क्या दिन थे हम लोग के, कितने अच्छे दिन थे, और हम लोग अपनी ही बुद्धि के कारण आज कैसा जीवन जी रहे हैं। काफ़ी दुखी होकर चुपचाप उस कुएं में पड़े रहते। अब दिन बीतते गया। उसके बाद लोटे में मिट्टी के लोटे में पानी, एक रोटी भी डाल दिया। अब दोनों एक एक रोटी खाएं और पानी भी पी करके कहें, क्या दिन थे हम लोग के, कितने अच्छे दिन थे, और हम लोग अपनी ही बुद्धि के कारण आज कैसा जीवन जी रहे हैं। काफ़ी दुखी होकर चुपचाप उस कुएं में पड़े रहते।
अब दिन बीतते गया। फिर लगा कि राजपुरोहित को लगा कि ये कहाँ सब चले गए। मंत्री भी चला गया, राजा भी चले गए। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं को पता है था लखतकिया के गांव, सुना था उसी एरिया में गया है, तो मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि ऐसा क्या बात है कि वो सब वापस ही नहीं आए। अब हो गया। उसने भी रात को पहुँचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, पर लखतकिया की पत्नी निकली। उसने कहा आप कौन? उसने कहा मैं राजपुरोहित हूँ, राजगुरु हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी बड़ी खूबसूरती के बखान सुना था कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, बहुत गुणवान हो, बस इसीलिए चला आया हूँ। उसने कहा सोची कि ये तो बहुत ही बदतमीज आदमी है, लेकिन है तो राज दरबार का, मुझे जैसा ये वो बोल रहा है वैसे सुनना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी पति नहीं है, आप वहाँ बरामदे में बैठ जाइए। उसने कहा अरे ऐसे कैसे कहती हो, मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता हूँ, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, तो मुझे बरामदे में बैठाओगी? अरे मुझे अंदर बिठाओ, अच्छी जगह पे बिठाओ। उसने कहा चलिए ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप भी अंदर आ जाइए। ठीक है, आइए मैं आपको पानी पिलाती और कहती मैं बैठी, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। और उसने क्या किया, उसी खाट पर कहा कि राजपुरोहित जी इसी खाट पे बैठ जाइए, मैं तब तक के लिए भोजन बना के लाती हूँ। और जैसे ही राजपुरोहित बैठे फट से कुएं में गिर गए। अब महाराजा मंत्री को पहले से बैठा देखा और अपने भी वो देखे, कहे अरे ये क्या, मैं तो कुएं में गिर गया। अरे महाराज आप इस कुएं में कैसे? उसने कहा अरे मंत्री तुम कैसे? अरे कहा अरे मत पूछिए, हम लोग ऐसे ही चले आए थे हाल चाल लेने के लिए कि भाई लखतकिया इतना दूर गया है, कहीं उसकी पत्नी को कोई दुख परेशानी तो नहीं है, उसको थोड़ा हाल चाल लेने आया था, कोई परेशानी हो तो मैं थोड़ा मदद कर दूँ। तो आप क्यों आ गए राजपुरोहित? बोला महाराज आप दोनों नहीं आए तो मुझे राज की चिंता होने लगी, कहीं दूसरा राज का राजा राज्य खाली देख के अटैक न कर दे। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो चलो, हमारा धर्म बनता है कि राजा और मंत्री को ढूंढने जाए, नहीं तो राज्य के पड़ोसी के राज्य बड़ा अपमान करेगा और कमजोर समझ करके चढ़ाई भी कर सकता है। उसने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो बैठिए। उसने कहा अच्छा तो अभी क्या होगा? बोला आराम से बैठे रहिए, सुबह जो होगा सो सुबह होगा, अभी तो आप खाने के लिए मिलेगा, कुछ खाने को लिए मिलेगा। बोला हाँ हाँ, लखतकिया की पत्नी ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, अभी खाना दूंगी। उसने कहा नहीं नहीं, क्या देगी वो आपको पता ही चल जाएगा। हाँ अच्छा, थक के आए होंगे, आप ज़रा सो जाइए। उधर नींद नहीं आ रही, कह रहे सो जाइए वरना सुबह सोने को भी नहीं मिलेगा। बोले अच्छा ऐसा क्या होगा, क्या कुछ खेल तमाशा होगा क्या, या कुछ मनोरंजन? बोला वो तो पता चल ही जाएगा, कितना मनोरंजन यहाँ होता है। सुबह हुआ, उसने कहा भतीजो तीसरा आदमी आ गया है, इसको तुमको 150 कोड़े मारना है। उसने कहा क्यों चाची 150 क्यों? कहा अरे वो उससे ज़्यादा ज्ञानी है, उसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड है ना, सारा घमंड कूड़े से निकालना है इसलिए। बोला अच्छा चाची ठीक है, कितने मिलेंगे? अरे तुम्हें तो वही 50 तुम लोग को 150 मोहरे हो गए। बोला अच्छा चाची ठीक है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। फिर जैसा कि रोज़ रोज़ निकालते थे और पीटते थे, राजा का बारी, फिर मंत्री का बारी, फिर राजपुरोहित की बारी आई, उनको भी 150 कोड़ा मारा। राजपुरोहित की पूरी पीठ छिल गई, पूरे हाथ छिल गए, शरीर बिल्कुल नाजुक था उनका, बूढ़े भी थे, काफ़ी पीड़ा हो रही थी, करा रहे थे, बहुत तबाह थे। उसने कहा अरे ये क्या फंसा दिया, मेरे मोह ने, मेरे विचारों ने मुझे कहाँ ला कर रख दिया। बोला अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? उसने कहा कि अब ईश्वर ही जाने हम लोग कैसे निकलेंगे, क्या होगा। तब तक लखतकिया को समझ में आ गया कि चलो घर चलते हैं, अपने भाग्यवान से पूछते हैं कि उस बिलाव कहाँ मिलता है। ऐसे कैसे हम खोजेंगे, उनको तो पता भी नहीं, वो तो मेरे भाग्यवान को सब पता होता है, वो जरूर बता देगी उस बिलाव कहाँ है कैसे। अब उसने देखा अरे लखतकिया आया, रात को आते आते आया।
अरे स्वामी आप आ गए? हाँ हाँ मैं आ गया। पर आप इतने चिंतित क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? बोला अरे चिंतित दुखी क्यों ना हूँ, राजा ने मुझसे कहा है कि तीनों बिलाव हिमालय के जंगलों में मिलते हैं और अगर नहीं लग गया 1 महीने के अंदर तो वो हमको फांसी चढ़ा देगा। लग गया 1 महीने के अंदर तो वो हमको फांसी चढ़ा देगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस बिलाव तो हमारे मायके में रोज द्वार पर ऐसे खेलते कूदते हैं। बोला सच भगवान? भाई हाँ, वो तो मेरे हाथ बाएं हाथ का खेल है। मैं अपने मायके में ये संदेशा भिजवा दूंगी, 3 बिलाव बुला कर ये देंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा हाँ, मेरी माँ ने आपसे मिलने के लिए आग्रह किया था, बोला था दामाद जी से मिले बहुत दिन हो गया, तो आप तब तक हमारे मायके हो आइए हफ्ता भर के लिए। उसने कहा हाँ भाग्यवान, जब तुम वो बिलाव मुझे दिला ही दोगी तो मैं क्यों चिंता करूँ। हाँ मैं तो जाता हूँ अपने ससुराल में। वो अपने ससुराल में चला जाता है और जब तक आता है तब तक ये लटकी है पत्नी भतीजों से कहती है कि ऐसा है तुम लोग जंगलों में जाओ, ढूंढ ढूंढ के जो पंछी अपने ये जो पंख तोड़ के गिरा देते हैं, ऐसे पंख भर भर के बोरे में लाओ और एक कमरे में बिछा दो। बोला चाची उससे क्या होगा। बोले तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम बस पंख लेके के आओ। और भतीजी अपना दिन रात मेहनत करके दूर दूर जंगलों में जाते, जितने पंछियों के टूटे हुए पंख होते, चाहे कोयल की हो, चाहे कौवा का हो, कबूतर का हो, सबके पंख एक साथ करके ले आके बोरा में भर के कमरे में फैला दिए। और चाची बड़ी खुश हो गई। लटकिया की पत्नी ने कहा वाह बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बोला चाची अब क्या पुलिस पास खत्म, तुम लोग का काम पूरा हो गया, अब जो करना है मुझे करना है, लेकिन बेटे एक काम और, कहीं से तारकोल मंगवा दो। तो बोली तारकोल की क्या ज़रूरत है चाची। उसने कहा बड़ा सा कड़ाहा और तारकोल लेके आ जाओ, उसके बाद मैं देख बताऊंगी क्या होगा। उसके बाद उसने बड़ा सा कड़ाहा मंगवा दिया, तारकोल मंगवा दिया और उसने कहा कि ठीक है और जरा लकड़ी लेते आना जंगल से, ताकि मैं उस तारकोल को पिघला सकूं। कड़ा हो जाता है ठंडा रखने में, गर्म करूँगी तो वो पिघलेगा, उसके लिए गैस वैस तो होता नहीं था पिछले ज़माने में। तो उसने कहा कि ठीक है चाची मैं लकड़ी का भी इंतजाम कर देता हूँ। उसने लकड़ी भी इंतजाम कर दिया। अब लकड़ी आई, चूल्हा बना, उस पर बड़ी कढ़ाई में उसने क्या किया, तारकोल को डाल दिया और राजा को कही कि राजा को राशि डालो और पहले नंबर पर राजा को निकालो। राजा निकला। उसके बाद उसने कहा कि चलो राजा इस तारकोल में नहाओ, पूरी बॉडी में लगाओ। राजा ने कहा अरे तुम जानती नहीं हो लटकिया की पत्नी, मैं राजा हूँ राजा। उसने कहा अरे चलो चलो राजा हूँ मुझे पता है। सीधी तरह इस तारकोल में अपने शरीर में लगाते हो कि उठाऊं डंडा, वो डर जाता है, कहता नहीं नहीं मुझे मारो नहीं, मैं लगा देता हूँ। पूरा तारकोल में नहा लेता है, पूरी शरीर काली हो जाती है। उसके बाद कहती है जाओ उस कमरे में जहाँ पत्ते हैं उस पत्ते पर लेट लो, पंखों के बीच में लेट जाओ और जब तक मैं न कहूँ कमरे से मत निकलना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर निकलवाती है, दूसरे नंबर पर मंत्री जी को निकलवाती है। उसके बाद कहती है चलो तारकोल में अपना मुँह डालो, पूरा शरीर काला करो। वो कहता है नहीं नहीं मैं मंत्री हूँ, मैं ऐसे। कहती है अरे मंत्री हो या संतरी हो मेरे लिए सब बराबर है। सीधी तरह मानोगे नहीं, ऐसे उस वो कढ़ाई में मंत्री को गिरा देती है। अब मंत्री अपना पूरा काला हो जाता है। फिर कहती है अच्छा जा उस कमरे में लेट जा, जहाँ राजा तुम्हारा लेटा है उसी कमरे में लेट जा। फिर राजपुरोहित को जगाते बुलाते हैं। राजपुरोहित कहते हैं अरे तुम्हें शर्म नहीं है जरा भी, मैं राजपुरोहित हूँ, मैं पंडित हूँ, राज्य का मंत्री हूँ, राज्य के राजा का राजपुरोहित हूँ, साधारण आदमी नहीं हूँ मैं जो तुम मुझे ऐसे कहती हो। बोली अरे तुम कोई भी हो, हमारे घर आए हो, हमारी नज़रों में तुम कुछ भी नहीं हो, हमारी नज़रों में एक फालतू आदमी हो, चलो जल्दी नहाते हो कि नहीं। उसके बाद से वो भी उसको धक्का मार के गिरा करके उसको भी नहलवा देती है। अब तीनों की पूरी बॉडी तारकोल में नहा के काली हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि जाओ जा कर के उस पत्ते वाले कमरे में सो जाओ जहाँ पंख लगाया हुआ है, पूरा फैलाया हुआ था।
अब तीन के तीनों उसी कमरे में लेट जाते हैं। फिर ना तो खाना देती है, ना पानी देती है, ना कुछ। और जब लेट जाते हैं तो जितने भी पंख थे उनकी पीठ में चिपक जाता है और उनको और पीड़ा भी मिलती है और चिनचिनाहट होती है। फिर भी तब तक लकटकिया आ जाता है। वो कहता है भाग्यवान। और देखती है, अरे अच्छा काम तो चलो हो गया। दरवाज़ा खोलती है, हाँ भाग्यवान मैं आ गया। बड़ा स्वागत किया ससुराल में सासू माँ ने, बहुत खूब खिलाया पिलाया, बहुत मस्ती लगा। सालियों ने भी बड़े प्यार से बात किया, अच्छे से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा लगा ससुराल में। उसने कहा चलिए अच्छा है, आपकी बिलाव भी तैयार है। कहा वाह भगवान वाह, वाह भगवान, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। बोला इन दुलाओं को जल्दी से लीजिए और लेके महाराज के कमरे में राज दरबार में पेश हो जाइए, लेके जाइए। हाँ एक डंडा भी लीजिए। बोला भगवान ये तो मनुष्य की तरह है। बोला ऐसे ही तो होते हैं बिलाव, और क्या जानते हैं। अच्छा अच्छा तुम्हारे तो मायके में होते ही है, तुम तो जानते ही हो। बोली हाँ अच्छा ठीक है, ये डंडा लीजिए, अगर तीनों बिलाव में से जो भी बदमाशी करे इसी डंडे से मारिएगा। राजा डर गया था। उसने कहा चुपचाप चल। तीनों लाइन बना के चलते थे, जो थोड़ा इधर उधर होता सट से एक डंडा मार देता। बता रहे नहीं मत मारो, पहले से हम लोग बहुत मार खाए हैं। तो उसको पता ही नहीं चल पाता है कि ये राजा हो जाए। ये सब ऐसा काला काला मुंह हो जाता है और पत्ते होते चलो उठ पिलाओ। बोला लोग देखते ये क्या लेके जा रहा है। बोला अरे ये उठ पिलाओ है। लोग विचित्र दृष्टि से देखते, अपना लेके जाता। फिर कहा चलो अब मुझे सुबह राजा बोला था ना फांसी की सजा देने के लिए, अब मैं उसे बताऊंगा। मैं तीन तीन बिलाव लेकर के आया हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, अपने कमरे में उनको रख दिया और उसके बाद कहा कि ठीक है अब मैं आराम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और जब सुबह होगी राज दरबार में राजा मुझे बुलाएगा, तब मैं जाऊँगा और दिखा दूँगा उस बिलाव। मैं बहुत थक गया हूँ। और जब सुबह होगी राज दरबार में राजा मुझे बुलाएगा, तब मैं जाऊँगा और दिखा दूँगा उस बिलाव को। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। सो गया खा करके, खाया पिया आराम से सो गया। अब ये तीनों बेचैन थे, राजा मंत्री और राजपुरोहित, कि अरे हम लोग का क्या होगा। सुबह तो ये हम लोग का तेल निकलवा देगा। और राजा ने सोचा कि नहीं नहीं मैं ही तो राजा हूँ, मुझे ही तो आर्डर देना है, अब मैं यहाँ से निकलूँगा। लेकिन निकलूँगी तो कैसे। तब इसको याद आया कि इस महल के अंदर एक सुरंग है, जिस सुरंग से रानी के दरवाजे में, रानी के कमरे में पहुँचा जा सकता है। तो उसने जब देखा कि टकटकिया सो गया है तो राजा तुरंत ही उठा और उस सुरंग के अंदर से जाने लगा। जाते 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 सुबह होने से पहले भोर में वो जा कर के पहुँच गया कमरे में। और जैसे ही वो भोर में पहुँच के कमरे में खड़ा हुआ, रानी तो उसे देख के चीख पड़ी। मंत्री आए, क्या हुआ क्या हुआ। रानी जी आपने इतना तेज चीखा क्यों। राजा ने कहा रानी मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। उसने कहा नहीं तुम मेरे राजा नहीं हो। तो कहा अरे मेरी आवाज़ से तो पहचानो, मेरे रूप पर मत जाओ रानी, मेरी आवाज़ पहचानो। बोले हाँ आवाज़ तो महाराज आप ही का है। तो उसने कहा कि ठीक है आप मत चिल्लाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं बड़े संकट में हूँ। रानी ने कहा अच्छा तो बताइए मुझे क्या करना होगा। उसने कहा बहुत सारा मिट्टी का तेल मंगवा दो, मेरे शरीर पे जो तारकुल लगा है ये तारकुल हटा करके मैं नहा लूँगा और नहा करके सुबह राजा वेश बना करके मुझे राजा बन करके निर्णय लेना है, गद्दी पर बहुत बड़ा निर्णय लेना है। उसने कहा ठीक है। मिट्टी का तेल मंगाई। रात में राजा अपना पूरा शरीर साफ किया, नहाया धोया, सुबह राजा का वस्त्र पहन करके और आराम से सिंहासन पर बैठ गया। बैठने के बाद फिर लकटकिया उठता है तो देखता है कि अरे ये क्या, एक बुलाव तो है ही नहीं। बोला अरे तुम लोग यहीं पर थे, तुम्हें देख नहीं पाते थे हैं कि एक बुलाव भाग गया। उसने कहा हाँ महाराज हाँ लकटकिया भाग तो गया। बोला अरे महाराज मुझे फांसी की सजा दे देंगे, तुम लोग को इतना नहीं पता है कि तीन में से एक भी कम हो गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा अरे लकटकिया तो चिंता मत करो, जब महाराज पूछेंगे तो तुम ये कह देना महाराज अगर ज़्यादा तीसरे के बारे में पूछेंगे ना तो मेरी पत्नी ने क्या क्या किया है, हाँ वो सारी पूरी बता देगी, महाराज आपका सारा पुल खुल जाएगा। तो राजा डर गया। फिर वो जब डर गया तो उसके बाद ऐसा गया महल में दो दो को लेकर के। तो राजा ने कहा अरे लकटकिया तुमने दो ही को क्यों ले आया,
तीसरा कहाँ है? उसने कहा महाराज ज़्यादा ना बोलिए, नहीं तो आपका पोल खोल दूंगा। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी क्या करती थी, बस जैसे उन सबों ने सिखाया, कम बुद्धि का था ही, सिखाने पे चलता था, अपनी बुद्धि लगाता नहीं था। तो उसने कहा कि आपका पोल खोल दूंगा, मेरी पत्नी आपके बारे में सारी बात मुझे बता दी है। ऐसा कर वो डर गया राजा कि अरे भगवान राम, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दो है ना। तो कहा ठीक है, अब इन दोनों का तेल निकलवा दिया जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ बैठो वहाँ पर। और मंत्री को और राजपुरोहित को नजदीक बुलाया और बोला तुम लोग इधर आओ, तुम लोग जो है तुम लोग को तेल बनाया जाएगा। और धीरे से कहा ऐसा है, आप लोग जल्दी से भाग जाइए और मैं आदेश देता हूँ तेल निकलवाने का आप लोग का। आप लोग जाए करके जल्दी नहा धोकर अपने अपने पोशाक में आके बैठ जाइए और मैं कहूँगा कि तेल निकलवा दिया गया ऊँट बिलाव का। हाँ, और यही मौका है, नहीं तो जान बचेगा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, दूध बिलाव है हमारे पास तो बचे, तो इनका ही तेल निकलवा दीजिए। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। और ये दोनों राजपुरोहित और मंत्री भाग गए जल्दी से नहा धो करके और आकर के अपने अपने कुर्सी पर विराजमान हो गए। फिर उसने कहा कि क्या महाराज तेल निकलवाने के लिए गए वो दूध बिलाऊ? हाँ। तो कह दिया हाँ हाँ, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया है और उनका तेल निकलवाने के लिए लेकर के चले गए हैं। अब कहा तो क्या आप मुझे सजा देंगे? बोला नहीं नहीं, कभी नहीं सजा देंगे। अरे तुझे क्यों सजा देंगे, तुमने तो इतना कठिन काम कर दिया। बोला ना महाराज, अब क्या मेरी नौकरी खतरे में नहीं है? बोला नहीं नहीं, तो क्या मैं अपने पत्नी से बता आऊँ कि हाँ मेरी नौकरी खतरे में नहीं है, मेरा पोस्ट भी खतरे में नहीं है, मतलब मेरा महल वहल सब सुरक्षित है, मैं पहले जैसे रह सकता हूँ अच्छे से और नौकरी भी नहीं छूटेगी। महाराज ने कहा नहीं छूटेगी लटकिया, तो आराम से रह, अब तुझे कोई नहीं युद्ध बिलाव भेजने के लिए जुड़ेगा, राजमाता भी ठीक हो जाएंगी और तुम आराम से जीवन भर जब तक जियो तुम हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हो। ऐसा कहा राजा और वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद कहा ठीक है महाराज प्रणाम, मैं जाता हूँ अपने भाग्यवान को ये बात बता के आता हूँ। उसके बाद गया गांव गया, उसके गांव जाकर अपनी पत्नी से कहा था अरे भाग्यवान, राजा ने तो मुझे माफ़ कर दिया, 1 लाख क्या, अरे एक एक बुलाओ तो भाग गया था फिर भी राजा ने माफ़ कर दिया और कहा कि अब तुम्हारी नौकरी भी सुरक्षित है, तुम्हें महल में रहने भी दिया जाएगा और तुम्हें कभी नहीं उस बुलाओ के लिए भेजा जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब राजा की अकल ठिकाने आ गई है तो ठीक है महाराज, ठीक है पतिदेव, आप भी आराम से आनंदपूर्वक नौकरी करिए और मैं यहाँ धन संचय करके परिवार चलाती हूँ। इस तरह से दोनों बड़े आराम से खुशी खुशी बात करते हुए खाते पीते सो गए और राजा भी अपने आनंद में जीवन बिताने लगा और उन दोनों का भी जीवन सुखी हो गया। और बच्चों ये कहानी यही समाप्त होती है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?